दलदल का मार्ग। गोलम तेजी से आगे बढ़ा, उसका सिर और गर्दन आगे की ओर झुकी हुई थी। अक्सर वो अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करता था। फ्रोडो और सैम को उसके साथ बने रहना मुश्किल लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब उसके मन में भागने का कोई विचार नहीं था, और अगर वे पीछे रह जाते तो वह मुड़कर उनका इंतजार करता। कुछ समय बाद वह उन्हें उस संकरी खाई के किनारे ले आया जहां वे पहले भी आ चुके थे, लेकिन अब वे पहाड़ियों से दूर थे। वह चिल्लाया, ये रहा, अंदर जाने का रास्ता है। हाँ, अब हम उसका अनुसरण करते हुए बाहर निकलेंगे, वहां से दूर। उसने दक्षिण और पूर्व की ओर दलदल की ओर इशारा किया। उनकी बदबू उनके नथुनों तक आ रही थी, ठंडी रात की हवा में भी भारी और गंदी। गोलम ने किनारे पर ऊपर नीचे जाल फेंका और आखिरकार उसने उन्हें आवाज दी। यहाँ, हम यहाँ उतर सकते हैं। स्मजागोर एक बार इस तरफ गया था, मैं उर्क से छिपते हुए इस तरफ गया था। उसने रास्ता दिखाया और उसके पीछे हॉबिट्स अंधेरे में उतर गए। यह मुश्किल नहीं था, क्योंकि इस बिंदु पर दरार केवल 15 फीट गहरी और लगभग 1 दर्जन फीट चौड़ी थी। नीचे बहता पानी था। ये वास्तव में कई छोटी नदियों में से एक का बिस्तर था जो पहाड़ियों से नीचे बहती थी और आगे के स्थिर तालाबों और कीचड़ को भरती थी। गोलम दाईं ओर मुड़ा, कमोबेश दक्षिण की ओर, और अपने पैरों के साथ उथली पथरीली धारा में छप छप करता रहा। वह पानी को महसूस करके बहुत खुश लग रहा था और खुद से हंस रहा था, कभी कभी एक तरह के गीत में भी कर्कश आवाज निकाल रहा था। ठंडी कठोर भूमि, वे हमारे हाथ काटते हैं, वे हमारे पैर कुतरते हैं। चट्टानें और पत्थर पुरानी हड्डियों की तरह हैं, सब मांस से रहित, लेकिन धारा और पूल गीला और ठंडा है, पैरों के लिए बहुत अच्छा। और अब हम चाहते हैं, हाँ, हम क्या चाहते हैं? उसने हॉबिट्स की ओर देखते हुए कहा। हम तुम्हें बताएंगे, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे बहुत पहले ही इसका अंदाजा हो गया था, बैगिंस को भी इसका अंदाजा हो गया था। उसकी आंखों में चमक आ गई और सैम ने अंधेरे में चमक को पकड़ लिया। सोचा कि यह सुखद से बहुत दूर है, बिना सांस के जिंदा, मृत्यु के समान ठंडा, कभी प्यास नहीं, कभी पानी नहीं, कवच पहने, कभी खनक नहीं। सूखी जमीन पर डूब जाता है। एक द्वीप सोचता है, एक पर्वत है, एक फव्वारा सोचता है, हवा का एक झोंका है। इतना चिकना, इतना गोरा, मिलकर कितनी खुशी हुई। हम तो केवल कामना करते हैं। मछली पकड़ने के लिए, कितना रसीला मीठा। इन शब्दों ने सैम के दिमाग में उस समस्या को और भी गहरा कर दिया जो उसे उस समय से परेशान कर रही थी जब उसने समझा था कि उसका मालिक गोलम को एक मार्गदर्शक के रूप में अपनाने जा रहा है। भोजन की समस्या। उसे यह नहीं लगा कि उसके मालिक ने भी इस बारे में सोचा होगा, लेकिन उसने सोचा कि गोलम ने सोचा होगा। वास्तव में गोलम ने अपने अकेले भटकने के दौरान खुद को कैसे रखा होगा। बहुत अच्छा नहीं, सैम ने सोचा। वह काफी भूखा लग रहा है। अगर कोई मछली नहीं है तो हॉबिट का स्वाद चखने के लिए बहुत अच्छा नहीं है। मैं शर्त लगाता हूँ, मान लीजिए कि वह हमें नींद में पकड़ सकता है। खैर, वह नहीं करेगा। सैम गैमजी तो बिल्कुल नहीं। वे लंबे समय तक अंधेरी घुमावदार खाई में लड़खड़ाते रहे, या ऐसा फ्रोडो और सैम के थके हुए पैरों को लगा। खाई पूर्व की ओर मुड़ गई, और जैसे जैसे वे आगे बढ़े, ये चौड़ी होती गई और धीरे धीरे उथली होती गई। अंत में सुबह के पहले धूसर रंग के साथ ऊपर का आसमान धुंधला हो गया। गोलम ने थकने का कोई संकेत नहीं दिखाया था, लेकिन अब उसने ऊपर देखा और रुक गया। दिन निकट है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मानो दिन कोई ऐसी चीज हो जो उसे सुन ले और उस पर झपट पड़े। स्मजागोल यहीं रहेगा, मैं यहीं रहूंगा, और पीला चेहरा मुझे नहीं देख पाएगा। फ्रोडो ने कहा, हमें सूर्य को देखकर खुशी होगी, लेकिन हम यहीं रुकेंगे। हम इस समय आगे जाने के लिए बहुत थके हुए हैं। येलो फेस से खुश होना बुद्धिमानी नहीं है, गोलम ने कहा। ये तुम्हें दिखा देता है। अच्छे समझदार हॉबिट्स स्मजागोल के साथ रहते हैं। ओर्क्स और बुरी चीजें आसपास हैं। वे बहुत दूर तक देख सकते हैं। मेरे साथ रहो और छुप जाओ। वे तीनों चट्टानी दीवार के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। नाला, यह अब एक लंबे आदमी की ऊंचाई से ज्यादा नहीं था,
और इसके तल पर सूखे पत्थर की चौड़ी सपाट अलमारियां थीं। दूसरी तरफ एक चैनल में पानी बहता था। फ्रोडो और सैम एक सपाट पर अपनी पीठ टिकाकर बैठे थे। गोलम ने धारा में चप्पू चलाया और रेंगते हुए आगे बढ़ा। हमें थोड़ा खाना चाहिए, फ्रोडो ने कहा। क्या तुम भूखे हो, स्मजागोल? हमारे पास बांटने के लिए बहुत कम है, लेकिन हम तुम्हें जितना दे सकते हैं, देंगे। भूखा शब्द सुनते ही गोलम की पीली आंखों में एक हरा सा प्रकाश चमक उठा और वे उसके पतले बीमार चेहरे से पहले से कहीं ज्यादा बाहर निकल आए। एक पल के लिए वह अपने पुराने गोलम तरीके में लौट आया। हम भूखे हैं, हाँ भूखे हैं। बहुत कीमती, उसने कहा। वे क्या खाते हैं? क्या उनके पास बढ़िया मछलियां हैं? उसकी जीभ उसके तीखे पीले दांतों के बीच से बाहर निकली हुई थी। उसके बेरंग होंठ चाट रहा था। नहीं, हमारे पास कोई मछली नहीं है, फ्रोडो ने कहा। हमारे पास सिर्फ यह है। उसने लिम्बस का एक वेपो उठाया, और पानी, अगर यहाँ का पानी पीने लायक है। हाँ, हाँ, बढ़िया पानी है, गोलम ने कहा। इसे पियो, जब तक हम पी सकते हैं। लेकिन उनके पास क्या है, कीमती? क्या ये कुरकुरा है? क्या ये स्वादिष्ट है? फ्रोडो ने वेपर का एक हिस्सा तोड़ा और उसे पत्ती लपेटने पर थमा दिया। गोलम ने पत्ती को सूंघा और उसका चेहरा बदल गया। उस पर घृणा की एक ऐंठन आ गई और उसकी पुरानी दुर्भावना की एक झलक। स्मजागोल को इसकी गंध आ रही है, उसने कहा। एल्फ कंट्री से पत्ते, गा, वे बदबूदार हैं। वो उन पेड़ों पर चढ़ गया और वह अपने हाथों से गंध को नहीं धो सका। मेरे अच्छे हाथ। पत्ती को गिराते हुए उसने लिम्बस का एक कोना लिया और उसे कुतर दिया। उसने थूका और खांसी के एक दौरे ने उसे हिला दिया। आह, नहीं, वह हकलाया। तुम बेचारे स्मजागोल का गला घोंटने की कोशिश कर रहे हो। धूल और राख, वह इसे नहीं खा सकता। उसे भूखा रहना चाहिए, लेकिन स्मजागोल को कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़िया हॉबिट, स्मजागोल ने वादा किया है। वह भूखा रहेगा। वह हॉबिट का खाना नहीं खा सकता। वह भूखा रहेगा। बेचारा दुबला स्मजागोल, फ्रोडो ने कहा। मुझे खेद है, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मुझे डर है। मुझे लगता है कि यह भोजन आपके लिए अच्छा होगा अगर आप कोशिश करें, लेकिन शायद आप कोशिश भी नहीं कर सकते, कम से कम अभी तो नहीं। हॉबिट्स ने चुपचाप अपने लेम्बा चबाए। सैम ने सोचा कि इसका स्वाद किसी तरह काफी बेहतर था, जैसा कि काफी समय से था। गोलम के व्यवहार ने उसे फिर से इसके स्वाद पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन वह सहज महसूस नहीं कर रहा था। गोलम हर निवाले को हाथ से मुंह में लेकर देखता रहा, जैसे कि डिनर की कुर्सी के पास एक उम्मीद भरा कुत्ता बैठा हो। जब वे खाना खत्म कर चुके और आराम करने की तैयारी कर रहे थे, तभी उसे यकीन हुआ कि उनके पास कोई छिपी हुई स्वादिष्ट चीजें नहीं हैं जिन्हें वह साझा कर सके। फिर वह जाकर कुछ कदम दूर अकेले बैठ गया और थोड़ा रोया। यहाँ देखो, सैम ने फ्रोडो से फुसफुसाते हुए कहा, बहुत धीमे से नहीं। उसे वास्तव में परवाह नहीं थी कि गोलम ने उसे सुना या नहीं। हमें कुछ देर सोना चाहिए, लेकिन उस भूखे खलनायक के साथ दोनों नहीं, चाहे वादा हो या न हो। स्माजागोल हो या गोलम, वह अपनी आदतें जल्दी नहीं बदलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। तुम सो जाओ, मिस्टर फ्रोडो, और जब मैं अपनी पलकें ऊपर नहीं रख पाऊंगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। जब तक वह खुला है, पहले की तरह घूमो और घूमो। शायद तुम सही कह रहे हो, सैम, फ्रोडो ने खुलकर कहा। उसमें बदलाव तो है, लेकिन किस तरह का और कितना गहरा, मुझे अभी तक पता नहीं है। गंभीरता से कहूं तो, मुझे नहीं लगता कि डरने की कोई ज़रूरत है अभी। अगर तुम चाहो तो फिर भी देखते रहो। मुझे 2 घंटे दो, ज़्यादा नहीं, और फिर मुझे फ़ोन करो। फ्रोडो इतना थक गया था कि उसका सिर उसकी छाती पर आगे की ओर झुक गया और वह सो गया। लगभग जैसे ही उसने ये शब्द कहे, ऐसा लग रहा था कि गोलम को अब कोई डर नहीं था। वो सिकुड़ गया और जल्दी से सो गया, बिल्कुल बेफिक्र। फिलहाल उसकी सांस उसके भीगे हुए दांतों से धीरे धीरे फुफकार रही थी, लेकिन वह पत्थर की तरह निश्चल पड़ा था। थोड़ी देर बाद उसे डर लगा कि अगर वह अपने 2 साथियों की सांसें सुनता रहा तो वह खुद भी गिर जाएगा,
सैम उठा और उसने धीरे से गोलम को धक्का दिया। उसके हाथ ढीले हो गए और हिलने लगे, लेकिन उसने कोई और हरकत नहीं की। सैम नीचे झुका और उसके कान के पास फिसका, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। गोलम की सांस में भी कोई रुकावट नहीं आई। सैम ने अपना सिर खुजलाया। वह सचमुच सो रहा होगा, उसने बुदबुदाया। और अगर मैं गोलम की तरह होता तो वह फिर कभी नहीं उठता। उसने अपनी तलवार और रस्सी के बारे में सोचना बंद किया जो उसके दिमाग में आ रहे थे, और जाकर अपने मालिक के पास बैठ गया। जब वह उठा तो ऊपर आसमान धुंधला था, हल्का नहीं बल्कि उस समय से ज्यादा गहरा जब उन्होंने नाश्ता किया था। सैम अपने पैरों पर उछल पड़ा। अपनी खुद की शक्ति और भूख की भावना से कम नहीं, उसे अचानक एहसास हुआ कि वह दिन के उजाले में सो गया था, कम से कम 9 घंटे। फ्रोडो अभी भी गहरी नींद में था, अब अपनी तरफ से लेटा हुआ था। गोलम दिखाई नहीं दे रहा था। सैम के दिमाग में खुद के लिए कई अपमानजनक नाम आए, जो गैफर के बड़े पैतृक शब्द भंडार से लिए गए थे। फिर उसे ये भी लगा कि उसके मालिक ने सही कहा था, वर्तमान में सावधान रहने की कोई बात नहीं थी। वे किसी भी तरह से जीवित और अप्रभावित थे। बेचारा, उसने आधे पश्चाताप से कहा। अब मुझे आश्चर्य है कि वो कहाँ गया होगा। दूर नहीं, दूर नहीं। उसके ऊपर से एक आवाज आई। उसने ऊपर देखा और शाम के आसमान के सामने गोलम के बड़े सिर और कानों का आकार देखा। यहाँ, तुम क्या कर रहे हो? सैम चिल्लाया। जैसे ही उसने वह आकृति देखी, उसका संदेह पुनः जाग उठा। स्मजागोल भूखा है, गोलम ने कहा। जल्दी वापस आ जाओ, अब वापस आओ, सैम चिल्लाया। हाय, वापस आओ, लेकिन गोलम गायब हो चुका था। सैम की चीख सुनकर फ्रोडो जाग गया और अपनी आंखें मलते हुए उठ बैठा। हेलो, उसने कहा, कुछ गड़बड़ है, क्या समय हो गया है? मुझे नहीं पता, सैम ने कहा। मुझे लगता है कि सूर्यास्त के बाद। और वह चला गया होगा। वह भूखा है, चिंता मत करो, फ्रोडो ने कहा। इसमें कोई मदद नहीं है, लेकिन वह वापस आएगा, तुम देखोगे। वादा अभी कुछ समय तक कायम रहेगा, और वह वैसे भी अपने कीमती को नहीं छोड़ेगा। फ्रोडो ने इस बात को हल्के में लिया जब उसे पता चला कि वे गोलम के साथ घंटों तक गहरी नींद में सोए थे, और उनके बगल में एक बहुत भूखा गोलम भी था। बैकवोट अपने किसी भी गैफर के कठिन नामों के बारे में मत सोचो, उसने कहा। तुम थक गए थे, और यह अच्छा हुआ, अब हम दोनों आराम कर चुके हैं। और हमारे सामने एक कठिन रास्ता है, सबसे खराब रास्ता। खाने के बारे में, सैम ने कहा। हमें इस काम को करने में कितना समय लगेगा, और जब ये हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे? ये वेब्रेड आपको शानदार तरीके से अपने पैरों पर खड़ा रखता है, हालांकि यह अंदरूनी अंगों को ठीक से संतुष्ट नहीं करता है, जैसा कि आप कह सकते हैं। वैसे भी मेरी भावना नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसे बनाने वालों के प्रति कोई अनादर है। लेकिन आपको इसे हर दिन थोड़ा खाना होगा, और यह बढ़ता नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे पास 3 हफ्ते या उससे ज्यादा चलने के लिए पर्याप्त है, और वह भी एक टाइट बैट और हल्के दांत के साथ। ध्यान रहे, हम अब तक इसके साथ थोड़ा मुक्त रहे हैं। फ्रोडो ने कहा, मुझे नहीं पता कि हमें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। पहाड़ियों में हमें बहुत देर हो गई। लेकिन सैमवाइज गैमजी, मेरे प्यारे हॉबिट, सैम मेरे सबसे प्यारे हॉबिट, दोस्तों के दोस्त, मुझे नहीं लगता कि हमें उसके बाद क्या होगा, इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। जैसा कि आपने कहा है, काम करने के लिए क्या उम्मीद है कि हम कभी ऐसा कर पाएंगे? और अगर हम ऐसा करते हैं, तो कौन जानता है कि उसका क्या नतीजा होगा? अगर वह आग में चला जाए, और हम उसके पास हों। मैं तुमसे पूछता हूँ, सैम, क्या हमें कभी फिर से रोटी की ज़रूरत पड़ेगी? मुझे नहीं लगता। अगर हम अपने अंगों को ठीक करके माउंट डूम तक पहुँच सकते हैं, तो हम बस इतना ही कर सकते हैं। मैं जितना कर सकता हूँ, उससे कहीं ज़्यादा महसूस करने लगा हूँ। सैम ने चुपचाप सिर हिलाया। उसने अपने मालिक का हाथ लिया और उस पर झुक गया। उसने उसे चूमा नहीं, हालांकि उसके आंसू उस पर गिर रहे थे। फिर वह मुड़ा, अपनी आस्तीन को अपनी नाक पर खींचा और उठ खड़ा हुआ, और इधर उधर पैर पटकते हुए, सीटी बजाने की कोशिश करते हुए, और कोशिशों के बीच में कहता रहा,
वो घटिया प्राणी कहाँ है? वास्तव में गोलम के वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन वह इतनी शांति से आया कि जब तक वह उनके सामने नहीं आ गया तब तक उन्होंने उसे सुना ही नहीं। उसकी उंगलियां और चेहरा काली मिट्टी से सना हुआ था। वह अभी भी चबा रहा था और लार टपका रहा था। वह क्या चबा रहा था, इस बारे में उन्होंने न तो पूछा और न ही सोचना चाहा। कीड़ी या भरिंग या छेदों से निकला हुआ कोई चिपचिपा जीव, सैम ने सोचा। ब्रर, ये घिनौना जीव, बेचारा। गोलम ने उनसे कुछ नहीं कहा जब तक कि उसने खूब शराब नहीं पी ली और नदी में नहा नहीं लिया। फिर वह उनके पास आया, अपने होंठ चाटते हुए। अब बेहतर है, उसने कहा। क्या हम आराम कर चुके हैं? आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? बढ़िया हॉबिट, वे अच्छी नींद लेते हैं। अब स्मजागोल पर भरोसा करो। बहुत बहुत बढ़िया। उनकी यात्रा का अगला चरण पिछले चरण जैसा ही था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, खाई और भी उथली होती गई और उसके तल की ढलान और भी धीमी होती गई। उसका तल कम पथरीला और ज्यादा मिट्टी वाला था और धीरे धीरे उसके किनारे सिकुड़कर सिर्फ किनारे रह गए। वह घुमावदार और भटकने लगा। रात अपने अंत की ओर बढ़ रही थी, लेकिन अब चांद और सितारों पर बादल छा गए थे और उन्हें दिन के आने का पता केवल पतली धूसर रोशनी के धीरे धीरे फैलने से ही चला। ठंड के 1 घंटे में वे जल मार्ग के अंत में पहुंच गए। किनारे काई से भरे टीले बन गए। सड़ते हुए पत्थरों की आखिरी परत के ऊपर से धारा कलकल करती हुई भूरे रंग के दलदल में गिर गई और खो गई। सूखे नरकेट फुफकार रहे थे और खड़खड़ा रहे थे, हालांकि उन्हें हवा का एहसास नहीं हो रहा था। दोनों तरफ और सामने अब चौड़ी दलदल और कीचड़ फैली हुई थी, जो दक्षिण और पूर्व की ओर धुंधली आधी रोशनी में फैली हुई थी। अंधेरे और गंदे तालाबों से धुंध उठ रही थी और धुआं निकल रहा था। उनकी बदबू शांत हवा में घुटन पैदा कर रही थी। दूर, अब लगभग दक्षिण की ओर, मोडोर की पहाड़ी दीवारें उभरी हुई थीं, जैसे कि खतरनाक कोहरे से घिरे समुद्र के ऊपर खुरदरे बादलों की एक काली पट्टी तैर रही हो। हॉबिट अब पूरी तरह से गोलम के हाथों में थे। वे अब जानते थे और उस धुंधली रोशनी में अनुमान नहीं लगा सकते थे कि वे वास्तव में दलदलों की उत्तरी सीमाओं के भीतर ही थे, जिसका मुख्य विस्तार उनके दक्षिण में था। अगर उन्हें जमीनों का पता होता तो वे कुछ देरी से अपने कदम पीछे खींच सकते थे और फिर पूर्व की ओर मुड़कर कठिन रास्तों से होते हुए डागोरलाड के नंगे मैदान में पहुंच सकते थे, मोडोर के द्वारों के सामने प्राचीन युद्ध का मैदान। ऐसा नहीं है कि इस तरह के रास्ते में कोई बड़ी उम्मीद थी। उस पथरीले मैदान पर कोई छिपने की जगह नहीं थी और उसके पार ओर्क्स और दुश्मन के सैनिकों के राजमार्ग चलते थे। लुरियन के लबादे भी उन्हें वहां नहीं छिपा पाते। अब हम अपना रास्ता कैसे तय करें, स्मजागोल? फ्रोडो ने पूछा। क्या हमें इन बदबूदार दलदलों को पार करना होगा? कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं, गोलम ने कहा। नहीं, अगर हॉबिट अंधेरे पहाड़ों तक पहुंचना चाहते हैं और बहुत जल्दी उससे मिलने जाना चाहते हैं, थोड़ा पीछे और थोड़ा घूमो। उसकी पतली भुजा उत्तर और पूर्व की ओर लहराए और तुम उसके देश के द्वार तक कठोर ठंडी सड़कों पर आ सकते हो। उसके बहुत से लोग वहां मेहमानों की तलाश में होंगे, उन्हें सीधे उसके पास ले जाने में बहुत प्रसन्न होंगे। ओह हाँ, उसकी आंख हर समय उस ओर देखती है। इसने बहुत पहले स्माजागोल को वहां पकड़ा था। गोलम कांप उठा, लेकिन स्माजागोल ने तब से अपनी आंखों का इस्तेमाल किया है। हाँ हाँ, मैंने तब से आंखों और पैरों और नाक का इस्तेमाल किया है। मैं दूसरे तरीके जानता हूँ। ज्यादा मुश्किल, इतना तेज नहीं, लेकिन बेहतर, अगर हम नहीं चाहते कि वह देखे। स्माजागोल का अनुसरण करो, वह तुम्हें दलदलों से, कोहरे से होकर ले जा सकता है। बढ़िया घना कोहरा। स्माजागोल का बहुत सावधानी से अनुसरण करो और तुम बहुत दूर जा सकते हो। बहुत दूर, इससे पहले कि वह तुम्हें पकड़ ले। हाँ शायद। दिन हो चुका था, हवा रहित और उदास सुबह और दलदली गंध भारी किनारों पर फैली हुई थी। बादलों से घिरे आसमान में सूरज की किरणें नहीं दिख रही थीं और गोलम को तुरंत यात्रा जारी रखने की उत्सुकता लग रही थी। इसलिए थोड़े आराम के बाद वे फिर से चल पड़े और जल्द ही एक छायादार खामोश दुनिया में खो गए। आसपास की जमीनों के सभी दृश्य से कटे हुए
या तो वे पहाड़ियां जिन्हें वे छोड़ आए थे या वे पहाड़ जिन्हें वे ढूंढ रहे थे। वे धीरे धीरे एक कतार में आगे बढ़े, गोलम, सैम, फ्रोडो। तीनों में से फ्रोडो सबसे थका हुआ लग रहा था, और हालांकि वे धीमे चल रहे थे, लेकिन वह अक्सर पिछड़ जाता था। हॉबिट्स को जल्द ही पता चल गया कि जो एक विशाल दलदल जैसा दिख रहा था, वह वास्तव में तालाबों और नर्म दलदलों और घुमावदार आधे घुटे हुए जल मार्गों का एक अंतहीन नेटवर्क था। इनमें से एक चालाक आंख और पैर एक भटकते हुए रास्ते को बुन सकते थे। गोलम में निश्चित रूप से वह चालाकी थी, और उसे इसकी पूरी जरूरत थी। उसकी लंबी गर्दन पर उसका सिर हमेशा इधर उधर घूमता रहता था, जबकि वह हर समय अपने आप में सूंघता और बुदबुदाता रहता था। कभी कभी वह अपना हाथ ऊपर उठाकर उन्हें रोक देता, जबकि वह थोड़ा आगे बढ़ता, झुकता, उंगलियों या पैरों की उंगलियों से जमीन का परीक्षण करता, या बस एक कान जमीन पर लगाकर सुनता रहता। यह नीरस और थका देने वाला था। इस वीरान देश में अभी भी ठंडी नम सर्दी का बोलबाला था। केवल हरियाली ही उदास पानी की गहरी चिकनी सतह पर जर्द घास की मैल थी। मृत घास और सड़ते हुए नरकट धुंध में लंबे समय से भूली हुई गर्मियों की फटी हुई छाया की तरह उभरे हुए थे। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, रोशनी थोड़ी बढ़ती गई और कोहरा छंटता गया, पतला और ज्यादा पारदर्शी होता गया। दुनिया की सड़ांध और भाप से बहुत ऊपर, सूरज अब एक शांत देश में ऊंचा और सुनहरा सवार था, जिसकी फर्श चमकदार झाग से भरी थी, लेकिन नीचे वे केवल उसका एक गुजरता हुआ भूत देख सकते थे, धुंधला, पीला, कोई रंग और कोई गर्मी नहीं दे रहा था। लेकिन इस धुंधलेपन में भी उसकी उपस्थिति की याद दिलाते हुए गोलम ने भौहें सिकोड़ी और झेप गया। उसने उनकी यात्रा रोक दी, और वे एक बड़े भूरे रंग के नरकट के किनारे छोटे शिकार किए गए जानवरों की तरह बैठे हुए आराम करने लगे। वहाँ एक गहरा सन्नाटा था, जिसकी सतह पर केवल खाली बीज पंखों की हल्की फड़फड़ाहट और हवा में हिलते हुए टूटे हुए घास के पत्तों की हल्की फड़फड़ाहट थी, जिसे वे महसूस नहीं कर सकते थे। कोई पक्षी नहीं, सैम ने दुखी होकर कहा। नहीं, कोई पक्षी नहीं, गोलम ने कहा। अच्छे पक्षी, उसने अपने दांत चाटे। यहाँ कोई पक्षी नहीं है। तालाबों में सांप, कीड़े और दूसरी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गंदी चीजें। कोई पक्षी नहीं, उसने उदास होकर कहा। सैम ने उसे घृणा से देखा। इस तरह गोलम के साथ उनकी यात्रा का तीसरा दिन बीता। शाम की छायाएं खुशहाल इलाकों में लंबी होने से पहले ही वे फिर से आगे बढ़ गए, हमेशा थोड़े समय के लिए ही रुकते हुए। ये उन्होंने आराम करने के लिए नहीं बल्कि गोलम की मदद करने के लिए किया, क्योंकि अब उसे भी बहुत सावधानी से आगे बढ़ना था, और कभी कभी वह कुछ समय के लिए असमंजस में पड़ जाता था। वे मृत दलदल के बिल्कुल बीच में आ गए थे, और अंधेरा हो गया था। वे धीरे धीरे चलते रहे, झुकते रहे, एक पंक्ति में करीब से चलते रहे, और गोलम की हर हरकत पर ध्यान से नजर रखते रहे। दलदल और भी ज्यादा गीला होता गया, और चौड़ी, स्थिर झीलों में खुलता गया, जिसके बीच मजबूत जगहें ढूंढना और भी मुश्किल होता गया, जहां पैर बिना कीचड़ में धंसे चल सकें। यात्री हल्के थे, या शायद उनमें से कोई भी कभी रास्ता नहीं ढूंढ पाता। कुछ ही देर में पूरी तरह से अंधेरा छा गया, हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। जब रोशनी दिखाई दी तो सैम ने अपनी आंखें मली, उसे लगा कि उसका सिर पागल हो रहा है। उसने सबसे पहले अपनी बाईं आंख के कोने से एक को देखा, जो कि एक हल्की सी चमक थी जो धीरे धीरे फीकी पड़ गई, लेकिन कुछ ही देर बाद अन्य दिखाई दिए, कुछ धुंधले चमकते धुएं की तरह, कुछ धुंधली लपटों की तरह जो अदृश्य मोमबत्तियों के ऊपर धीरे धीरे टिमटिमा रही थीं। यहाँ वहाँ वे छिपे हुए हाथों से खोली गई भूतिया चादरों की तरह मुड़ी हुई थीं। लेकिन उसके साथियों में से कोई भी एक शब्द भी नहीं बोला। आखिरकार सैम अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। ये सब क्या है, गोलम? उसने फुसफुसाते हुए कहा। ये रोशनियां, वे अब हमारे चारों ओर हैं। क्या हम फंस गए हैं? वे कौन हैं? गोलम ने ऊपर देखा। उसके सामने एक अंधेरा पानी था, और वह जमीन पर रेंग रहा था, इधर उधर, रास्ते के बारे में सशंकित। हाँ, वे हमारे चारों ओर हैं, उसने फुसफुसाया। चालाक रोशनियां, लाशों की मोमबत्तियां, हाँ हाँ, तुम उन पर ध्यान मत दो, मत देखो।
उनका पीछा मत करो। मालिक कहाँ है? सैम ने पीछे देखा और पाया कि फ्रोडो फिर से पीछे रह गया था। वह देख नहीं पा रहा था। वह अंधेरे में कुछ कदम पीछे चला गया। दूर जाने की हिम्मत नहीं हुई या कर्कश फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। अचानक वह फ्रोडो से टकराया, जो पीली रोशनी को देखते हुए विचारों में खोया हुआ खड़ा था। उसके हाथ उसकी बगल में लटके हुए थे, उनसे पानी और कीचड़ टपक रहा था। आओ मिस्टर फ्रोडो, सैम ने कहा, उनकी तरफ मत देखो। गोलम कहता है कि हमें नहीं देखना चाहिए। चलो उसके साथ चलते हैं और जितनी जल्दी हो सके इस शापित जगह से निकल जाते हैं अगर हम कर सकते हैं। फ्रोडो ने कहा, ठीक है, जैसे वो किसी सपने से वापस आ रहा हो। मैं आ रहा हूँ, जारी रखें। फिर से आगे बढ़ते हुए सैम लड़खड़ा गया, उसका पैर किसी पुरानी जड़ या टिसोस्क में फंस गया। वो गिर गया और उसके हाथ भारी हो गए, जो चिपचिपे कीचड़ में गहरे धंस गए, जिससे उसका चेहरा अंधेरे समुद्र की सतह के करीब आ गया। एक हल्की फुफकार सुनाई दी, एक बदबूदार गंध ऊपर उठी, रोशनी टिमटिमाने लगी, नाचने लगी और घूमने लगी। एक पल के लिए उसके नीचे का पानी किसी खिड़की की तरह लग रहा था, जो गंदे शीशे से चमक रही थी, जिसके माध्यम से वह झांक रहा था। अपने हाथों को दलदल से बाहर निकालते हुए वह चीखते हुए वापस उछला। पानी में मृत चीजें, मृत चेहरे हैं, उसने डर के मारे कहा। मृत चेहरे, गोलम हंसा। मृत दलदल, हाँ हाँ, यही उनका नाम है, उसने ठहाका लगाया। जब मोमबत्तियां जल रही हों तो तुम्हें अंदर नहीं देखना चाहिए। वे कौन हैं? वे क्या हैं? सैम ने कांपते हुए पूछा और फ्रोडो की ओर मुड़ा, जो अब उसके पीछे था। मुझे नहीं पता, फ्रोडो ने स्वप्न जैसी आवाज में कहा, लेकिन मैंने भी उन्हें देखा है। तालाबों में जब मोमबत्तियां जलाई जाती थीं, वे सभी तालाबों में लेटे रहते हैं, पीले चेहरे, गहरे गहरे पानी के नीचे। मैंने उन्हें देखा, गंभीर चेहरे और बुरे, और महान चेहरे और उदास। कई चेहरे गर्वित और सुंदर, और उनके चांदी के बालों में खरपतवार। लेकिन सभी गंदे, सभी सड़ रहे हैं, सभी मृत हैं। उनमें एक भयंकर रोशनी है। फ्रोडो ने अपनी आंखें अपने हाथों में छिपा लीं। मुझे नहीं पता कि वे कौन हैं, लेकिन मुझे लगा कि मैंने वहां मनुष्य और कल्पित बौने और उनके बगल में ओर्क्स देखे हैं। हाँ हाँ, गोलम ने कहा, सब मर चुके हैं, सब सड़े हुए हैं। कल्पित बौने और मनुष्य और ओर्क्स। मृत दलदल, बहुत पहले एक बड़ी लड़ाई हुई थी। हाँ, इसलिए उन्होंने उसे बताया जब स्मजागोल छोटा था, जब मैं कीमती आने से पहले छोटा था। यह एक था महान युद्ध, लंबी तलवारों वाले लंबे आदमी और भयानक एल्वेस और चीखते हुए ओर्क्स। वे ब्लैक गेट्स पर कई दिनों और महीनों तक मैदान में लड़ते रहे। लेकिन तब से दलदल बढ़ गया है, कब्रों को निगल गया है, हमेशा रेंगता हुआ। लेकिन ये तो बहुत पहले की बात है, सैम ने कहा। मृतक वास्तव में वहां नहीं हो सकते। क्या यह अंधेरी भूमि में रची गई कोई शैतानी चाल है? कौन जानता है? स्मजागोल को नहीं पता, गोलम ने उत्तर दिया। तुम उन तक नहीं पहुंच सकते, तुम उन्हें छू नहीं सकते। हमने एक बार कोशिश की, हाँ अनमोल, मैंने एक बार कोशिश की, लेकिन तुम उन तक नहीं पहुंच सकते। केवल देखने के लिए आकृतियां, शायद छूने के लिए नहीं। नहीं अनमोल, सभी मर चुके हैं। सैम ने उसे अंधेरे से देखा और फिर से कांप उठा, ये सोचकर कि उसे अंदाजा हो गया है कि स्मजागोल ने उन्हें छूने की कोशिश क्यों की थी। खैर, मैं उन्हें नहीं देखना चाहता, उसने कहा। फिर कभी नहीं। क्या हम आगे बढ़कर भाग नहीं सकते? हाँ हाँ, गोलम ने कहा, लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, बहुत सावधानी से। यह हॉबिट्स नीचे जाकर मृतकों से मिल जाएं और छोटी छोटी मोमबत्तियां जलाएं। स्मजागोल का अनुसरण करें, रोशनी की ओर न देखें। वो नदी के चारों ओर रास्ता तलाशते हुए दाईं ओर रेंगता हुआ चला गया। वे उसके पीछे पीछे आ गए, झुकते हुए, अक्सर अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए। अगर यह सिलसिला और लंबा चला, तो हम एक पंक्ति में 3 कीमती छोटे गोलम बन जाएंगे, सैम ने सोचा। आखिरकार वे काली नदी के किनारे पहुंच गए और खतरनाक ढंग से,
एक खतरनाक द्वीप से दूसरे द्वीप तक रेंगते या उछलते हुए उसे पार कर गए। अक्सर वे लड़खड़ाते हुए, पानी में कदम रखते या हाथ पहले गिराते हुए, जो कि एक गंदे नाले जैसा था, जब तक कि वे कीचड़ से भर नहीं गए और लगभग गर्दन तक गंदे नहीं हो गए और एक दूसरे की नाक से बदबू आने लगी। देर रात होने के बाद आखिरकार वे फिर से मजबूत जमीन पर पहुंचे। गोलम ने अपने आप से फुसफुसाया और फुसफुसाया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह खुश था, किसी रहस्यमय तरीके से, किसी मिश्रित भावना, गंध और अंधेरे में आकृतियों की अनोखी याददाश्त के जरिए उसे फिर से पता लग गया कि वह कहाँ है, और उसे अपने आगे के रास्ते के बारे में पक्का पता था। अब हम चलते हैं, उसने कहा। अच्छे हॉबिट, बहादुर हॉबिट, बेशक बहुत थके हुए, हम सभी, मेरे प्यारे, ऐसे ही हैं। लेकिन हमें मालिक को दुष्ट रोशनी से दूर ले जाना होगा। हाँ हाँ, हमें अवश्य करना होगा। इन शब्दों के साथ वह फिर से चल पड़ा, लगभग दौड़ते हुए, जो ऊंचे सरकंडों के बीच एक लंबी गली लग रही थी, और वे जितनी जल्दी हो सके उसके पीछे लड़खड़ाते हुए चले गए। लेकिन थोड़ी देर में वह अचानक रुक गया और संदेह से हवा सूंघने लगा, फुफकारने लगा जैसे कि वह फिर से परेशान या नाखुश हो गया हो। क्या है? सैम ने संकेतों को गलत समझते हुए गुर्राते हुए कहा। सूंघने की क्या जरूरत है? बदबू से तो मैं अपनी नाक पकड़कर गिर ही जाऊंगा। तुम बदबूदार हो, और मालिक भी बदबूदार है, पूरी जगह बदबूदार है। हाँ हाँ, और सैम से बदबू आती है, गोलम ने जवाब दिया। बेचारा स्मजागोल इसे सूंघता है, लेकिन अच्छा स्मजागोल इसे सहन करता है। अच्छे मालिक की मदद करता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हवा चल रही है, बदलाव आ रहा है। स्मजागोल को आश्चर्य होता है, वो खुश नहीं है। वो फिर से आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती गई, और वो हर बार अपनी पूरी ऊंचाई पर खड़ा हो जाता, अपनी गर्दन को पूर्व और दक्षिण की ओर घुमाता। कुछ समय तक हॉबिट्स न तो सुन पाए और न ही महसूस कर पाए कि उसे क्या परेशान कर रहा था। फिर अचानक तीनों रुक गए, अकड़ कर सुनने लगे। फ्रोडो और सैम को ऐसा लगा कि उन्होंने दूर से एक लंबी, पतली और क्रूर चीख सुनी है। वे कांप उठे। उसी क्षण हवा की हलचल उन्हें बोधगम्य हो गई, और यह बहुत ठंडी हो गई। जब वे अपने कानों को तानते हुए खड़े थे, तो उन्होंने दूर से आती हवा जैसी आवाज सुनी। धुंधली रोशनी डगमगा गई, मंद हो गई, और बुझ गई। गोलम हिलने को तैयार नहीं था। वह कांपता हुआ खड़ा था और अपने आप से बड़बड़ा रहा था, जब तक कि हवा तेजी से उन पर नहीं आ गई, दलदलों पर फुफकारती और गुर्राती हुई। रात कम अंधेरी हो गई, इतनी रोशनी कि वे देख सकते थे, या आधी देख सकते थे, कोहरे के आकारहीन बहाव, जो उनके ऊपर से गुजरते हुए मुड़ते और मुड़ते थे। ऊपर देखते हुए उन्होंने बादलों को टूटते और टुकड़े होते हुए देखा, और फिर दक्षिण में ऊपर चांद चमक उठा, उड़ते हुए मलबे में सवार होकर। एक पल के लिए ये दृश्य देखकर हॉबिट्स के दिल खुश हो गए, लेकिन गोलम ने व्हाइट फेस पर गालियां बकते हुए दुबक कर अपना सिर नीचे कर लिया। फिर फ्रोडो और सैम आसमान की ओर देखते हुए, ताज़ी हवा में गहरी सांस लेते हुए, मैंने उसे आते देखा। शापित पहाड़ियों से उड़ता हुआ एक छोटा बादल, मोडोर से छूटती हुई एक काली छाया, पंखों वाला एक विशाल आकार और अशुभ। ये चांद के पार चला गया, और एक घातक चीख के साथ पश्चिम की ओर चला गया, अपनी तेज गति में हवा को पीछे छोड़ते हुए। वे आगे की ओर गिर पड़े, बेपरवाह होकर ठंडी धरती पर गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन भयावहता की छाया घूमकर वापस लौट आई, अब नीचे से गुजरते हुए, उनके ठीक ऊपर से, अपने भयानक पंखों से दलदली गंध को उड़ाती हुई। और फिर वह चली गई, सोरोन के क्रोध की गति से मोडोर की ओर वापस उड़ गई, और उसके पीछे हवा गरजती हुई चली गई, मृत दलदलों को नंगा और उदास छोड़कर। नंगी बंजर भूमि, जहां तक नजर जाती थी, यहाँ तक कि पहाड़ों के दूर के खतरे तक, चांदनी की चंचल रोशनी से धुंधली थी। फ्रोडो और सैम अपनी आंखें मलते हुए उठे, जैसे बच्चे किसी बुरे सपने से जागे हों और पाएं कि दुनिया में अभी भी परिचित रात बाकी है। लेकिन गोलम जमीन पर ऐसे लेटा था जैसे वह अचेत हो गया हो। उन्होंने उसे बड़ी मुश्किल से जगाया, और कुछ समय तक वह अपना चेहरा नहीं उठा पाया, बल्कि अपनी कोहनी पर आगे की ओर झुक गया,
अपने बड़े सपाट हाथों से अपने सिर के पिछले हिस्से को ढांक लिया। प्रेत, वह चिल्लाया। पंखों पर सवार प्रेत, अनमोल उनका स्वामी है। वे सब कुछ देखते हैं, सब कुछ। उनसे कुछ भी नहीं छिप सकता। श्वेत चेहरे को धिक्कार है, और वे उसे सब कुछ बताते हैं। वह देखता है, वह जानता है। आह, गोलम, गोलम, गोलम। जब तक चांद डूब नहीं गया, टोल ब्रांडर से बहुत दूर पश्चिम की ओर, तब तक वह उठ नहीं पाया या कोई कदम नहीं उठाया। उस समय से सैम को लगा कि उसने गोलम में फिर से बदलाव महसूस किया है। वह पहले से ज्यादा चापलूसी करने वाला और दोस्ताना व्यवहार करने वाला था, लेकिन सैम को कभी कभी उसकी आंखों में कुछ अजीब से भाव दिखाई देते थे, खासतौर पर फ्रोडो की ओर, और वह बात करने के अपने पुराने तरीके पर वापस लौटता गया। और सैम को फिर से चिंता होने लगी। फ्रोडो थका हुआ लग रहा था, थकावट की हद तक थका हुआ। वह कुछ नहीं बोलता था। वास्तव में वह शायद ही कुछ बोलता था, और वह शिकायत भी नहीं करता था, लेकिन वह ऐसे चलता था जैसे कोई बोझा ढो रहा हो, जिसका वजन लगातार बढ़ रहा हो, और वह धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था, इतना धीमा कि सैम को अक्सर गोलम से विनती करनी पड़ती थी कि वह रुक जाए और अपने मालिक को पीछे न छोड़े। दरअसल मोडोर के दरवाजे की ओर हर कदम के साथ फ्रोडो को लगा कि उसके गले में बंधी अंगूठी और भी बोझिल होती जा रही है। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि यह एक वास्तविक भार है जो उसे धरती की ओर खींच रहा है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसे आंख ने परेशान किया। उसने उसे अपने पास बुलाया। अंगूठी के खिंचाव से ज्यादा यह वह था जिसने उसे चलते समय कांपने और झुकने पर मजबूर कर दिया था। आंख, शत्रुतापूर्ण इच्छा की वह भयावह बढ़ती हुई भावना जो बादलों, धरती और मांस की सभी छायाओं को भेदने और आपको देखने के लिए बड़ी ताकत से प्रयास करती है, आपको अपनी घातक निगाहों के नीचे दबा देने के लिए, नग्न, अचल। इतने पतले, इतने कमजोर और पतले पर्दे बन गए थे जो अभी भी उसे दूर रखते थे। फ्रोडो को पता था कि उस इच्छा का वर्तमान निवास और हृदय अब कहाँ था, ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति अपनी आंखें बंद करके सूर्य की दिशा बता सकता है। वह उसका सामना कर रहा था, और उसकी शक्ति उसके माथे पर वार कर रही थी। गोलम ने भी शायद कुछ ऐसा ही महसूस किया होगा, लेकिन आंख के दबाव और अंगूठी की लालसा के बीच उसके दुखी दिल में क्या चल रहा था, जो इतनी नजदीक थी, और ठंडे लोहे के डर से उसका आधा किया गया वादा, हॉबिट्स को अंदाजा नहीं था। फ्रोडो ने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। सैम का दिमाग ज्यादातर अपने मालिक के बारे में ही था। उसे शायद ही पता हो कि उसके दिल पर क्या काले बादल छा गए थे। उसने अब फ्रोडो को अपने सामने रखा और उसकी हर हरकत पर नजर रखी। अगर वह लड़खड़ाता तो उसे सहारा देता और अनाड़ी शब्दों से उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश करता। जब आखिरकार दिन निकला तो हॉबिट्स ये देखकर हैरान रह गए कि भयावह पहाड़ पहले से कितने करीब आ गए थे। हवा अब साफ और ठंडी थी, और हालांकि अभी भी दूर थी, मोडोर की दीवारें अब दृष्टि के किनारे पर एक बादलदार खतरा नहीं थीं, लेकिन वे गंभीर काले टावरों की तरह एक उदास जगह पर भौहें सिकोड़ रही थीं। बर्बादी, दलदल खत्म हो चुके थे, मृत पीठ और सूखी दरार वाली मिट्टी के चौड़े मैदानों में बदल रहे थे। आगे की जमीन लंबी उथली ढलानों में ऊपर उठी, बंजर और निर्दयी, सौरोन के द्वार पर स्थित रेगिस्तान की ओर। जब तक धूसर रोशनी रही, वे कीड़ों की तरह एक काले पत्थर के नीचे दुबके रहे, सिकुड़ते रहे, ताकि पंखों वाला आतंक उनके पास से न गुजरे और अपनी क्रूर आंखों से उन्हें न देखे। उस यात्रा का शेष भाग बढ़ते हुए भय की छाया था, जिसमें स्मृति को आराम करने के लिए कुछ नहीं मिल सका। 2 और रातों तक वे थके हुए पथहीन भूमि से संघर्ष करते रहे। हवा, जैसा कि उन्हें लग रहा था, कठोर हो गई और एक कड़वी बदबू से भर गई जिसने उनकी सांसें रोक दी और उनके मुंह सूख गए। आखिरकार गोलम के साथ सड़क पर चलने के 5वें दिन सुबह वे एक बार फिर रुके। भोर में उनके सामने बड़े बड़े पहाड़ धुएं और बादलों की छतों तक पहुंच गए थे। उनके पैरों के नीचे से विशाल बटरास और टूटी हुई पहाड़ियां बाहर निकली हुई थीं जो अब मुश्किल से 1 दर्जन मील दूर थीं। फ्रोडो ने डर के मारे चारों ओर देखा। डेड मार्श और नोम लैंड्स के शुष्क दलदल जितने भयानक थे, उससे कहीं ज्यादा घिनौना वह देश था जो अब धीरे धीरे रेंगते हुए दिन के साथ उसकी सिकुड़ती आंखों के सामने आ रहा था।
यहाँ तक कि मृत चेहरों के बीच भी हरे वसंत का कोई थका मांदा प्रेत होगा। आओ, लेकिन यहाँ न तो वसंत और न ही गर्मी फिर कभी आएगी। यहाँ कुछ भी नहीं, जीवित नहीं थे, यहाँ तक कि सड़ांध पर पलने वाले कोड़ के पौधे भी नहीं। हौंफते हुए तालाब राख और रेंगती हुई मिट्टी से भरे हुए थे, बीमार सफ़ेद और भूरे, जैसे कि पहाड़ों ने अपनी अंतड़ियों की गंदगी आसपास की जमीनों पर उगल दी हो। कुचली और चूर्णित चट्टानों के ऊंचे टीले, आग से झुलसे और जहर से सने धरती के बड़े शंकु, अंतहीन पंक्तियों में एक अश्लील कब्रिस्तान की तरह खड़े थे, जो धीरे धीरे अनिच्छुक प्रकाश में प्रकट हो रहे थे। वे मोडोर के सामने मौजूद उजाड़ में आ गए थे, अपने दासों के अंधेरे श्रम का स्थायी स्मारक जो तब तक बना रहेगा जब तक उनके सभी उद्देश्य व्यर्थ नहीं हो जाते। एक भूमि अपवित्र, रोगग्रस्त जो किसी भी उपचार से परे है जब तक कि महासागर प्रवेश न करे और इसे विस्मृति से धो न दे। मुझे बीमार महसूस हो रहा है, सैम ने कहा। फ्रोडो ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर तक वे वहां खड़े रहे, जैसे नींद के किनारे पर खड़े लोग, जहां दुर्स्वप्न छिपा हुआ है, उसे रोके हुए हैं, हालांकि वे जानते हैं कि वे केवल छाया के माध्यम से ही सुबह तक पहुंच सकते हैं। प्रकाश विस्तृत और कठोर हो गया। हौंफते हुए लोग, गड्ढे और जहरीले टीले भयावह रूप से साफ हो गए थे। सूरज उग चुका था, चल रहा था बादलों और धुएं के लंबे झंडों के बीच, लेकिन सूरज की रोशनी भी अपवित्र थी। हॉबिट्स को उस रोशनी का कोई स्वागत नहीं था। ऐसा लगता था कि यह मित्र था, जो उन्हें उनकी असहायता में छोटे छोटे चीखते हुए भूतों को प्रकट करता था जो डार्क लॉर्ड के राख के ढेर के बीच घूमते थे। आगे जाने में बहुत थके होने के कारण वे किसी ऐसी जगह की तलाश में थे जहां वे आराम कर सकें। कुछ देर तक वे लावा के ढेर की छाया में बिना कुछ बोले बैठे रहे, लेकिन उसमें से बदबूदार धुआं निकल रहा था, जो उनके गले में फंस गया और उनका दम घुटने लगा। गोलम सबसे पहले उठा। वो हकलाता हुआ और गालियां देता हुआ उठा, और बिना एक शब्द कहे या हॉबिट्स की ओर देखे, वो चारों पैरों पर रेंगता हुआ चला गया। फ्रोडो और सैम उसके पीछे रेंगते रहे, जब तक कि वे पश्चिम की ओर ऊंचे किनारे वाले एक चौड़े लगभग गोलाकार गड्ढे के पास नहीं पहुंच गए। ये ठंडा और मृत था, और इसके तल पर तैलीय बहुरंगी कीचड़ का एक गंदा गड्ढा था। इस बुरे गड्ढे में वे दुबके हुए थे, उम्मीद कर रहे थे कि इसकी छाया में वे आंख के ध्यान से बच जाएंगे। दिन धीरे धीरे बीत रहा था। उन्हें प्यास ने परेशान कर रखा था, लेकिन उन्होंने अपनी बोतलों से केवल कुछ बूंदें ही पी थीं। आखिरी बार नाले में भरी गई थीं, जो अब जब वे सोच में डूबे हुए पीछे देखते हैं तो उन्हें शांति और सुंदरता का स्थान लगता है। हॉबिट बारी बारी से इसे देखने लगे। पहले तो वे थके हुए थे, उनमें से कोई भी बिल्कुल भी सो नहीं पाया, लेकिन जब दूर सूरज धीरे धीरे चलते बादलों में ढल रहा था, तो सैम झपकी लेने लगा। अब फ्रोडो की बारी थी चौकसी करने की। वो गड्ढे की ढलान पर वापस लेट गया, लेकिन इससे उस पर बोझ कम नहीं हुआ। उसने धुएं से भरे आसमान की ओर देखा और अजीबोगरीब प्रेत, काले सवार आकार और अतीत के चेहरे देखे। वो समय की गिनती भूल गया, नींद और जागने के बीच झूलता रहा, जब तक कि उसे भूलने की बीमारी नहीं हो गई। अचानक सैम ये सोचकर जाग गया कि उसने अपने मालिक को पुकारते हुए सुना है। शाम हो चुकी थी। फ्रोडो पुकार नहीं सकता था, क्योंकि वह सो गया था और गड्ढे के तल तक फिसल गया था। गोलम उसके पास था। एक पल के लिए सैम को लगा कि वो फ्रोडो को जगाने की कोशिश कर रहा है, फिर उसने देखा कि ऐसा नहीं था। गोलम खुद से बात कर रहा था। स्मजागोल किसी दूसरे विचार के साथ बहस कर रहा था जो उसी आवाज़ का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसे चीख और फुफकार की आवाज़ आ रही थी। बोलते समय उसकी आंखों में एक पीली रोशनी और एक हरी रोशनी बारी बारी से आ रही थी। स्मजागोल ने वादा किया था, पहला विचार बोला। हाँ हाँ मेरे प्यारे, जवाब आया। हमने वादा किया था, अपने प्यारे को बचाएंगे, उसे कभी नहीं लेने देंगे, कभी नहीं। लेकिन ये उसके पास जा रहा है, हाँ, हर कदम पर उसके करीब। हॉबिट इसके साथ क्या करने जा रहा है, हम आश्चर्य करते हैं, हाँ हम आश्चर्य करते हैं। बैकवोट मुझे नहीं पता, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मास्टर को यह मिल गया है। स्मजागोल ने मास्टर की मदद करने का वादा किया है। हाँ हाँ, मालिक की मदद करने के लिए, अनमोल के मालिक।
लेकिन अगर हम मालिक थे तो हम खुद की मदद कर सकते थे, हाँ, और फिर भी वादे निभा सकते थे। लेकिन स्मजागोल ने कहा कि वो बहुत बहुत अच्छा होगा। अच्छा हॉबिट। उसने स्मजागोल के पैर से क्रूर रस्सी हटा दी। वो मुझसे अच्छी तरह से बात करता है। बहुत बहुत बढ़िया, है न, मेरी प्यारी। चलो अच्छे बनो, मछली की तरह अच्छे, प्यारे, लेकिन अपने आप के लिए। अच्छे हॉबिट को चोट नहीं पहुंचाना, बेशक, नहीं, नहीं। लेकिन अनमोल ने वादा निभाया है, स्मजागोल की आवाज ने आपत्ति जताई। फिर इसे ले लो, दूसरे ने कहा, और चलो इसे खुद ही पकड़ लेते हैं। फिर हम मास्टर बन जाएंगे, गोलम। दूसरे हॉबिट को, उस बुरे संदिग्ध हॉबिट को, रेंगने दो, हाँ, गोलम। लेकिन वह अच्छा हॉबिट, नहीं, अरे नहीं, अगर यह हमें खुश नहीं करता तो नहीं। फिर भी वह एक बैगिंस है, मेरे प्यारे, हाँ, एक बैगिंस। एक बैगिंस ने इसे चुरा लिया। उसने इसे पाया और उसने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं, हम बैगिंस से नफरत करते हैं। नहीं, ये बैगिंस नहीं है। हाँ, हर बैगिंस, सभी लोग जो कीमती चीज़ों को रखते हैं। हमें ये ज़रूर चाहिए, लेकिन वह देखेगा, वह जान जाएगा, वह हमसे ले लेगा, वह देखता है, वह जानता है। उसने हमें उसके आदेशों के विरुद्ध मूर्खतापूर्ण वादे करते सुना है, हाँ। इसे अवश्य लेना चाहिए। रेथास खोज रहे हैं। इसे अवश्य लेना चाहिए, उसके लिए नहीं, नहीं, प्यारे। देखो, मेरे प्यारे, अगर हमारे पास यह है, तो हम बच सकते हैं, यहाँ तक कि उससे भी, है न? शायद हम बहुत मजबूत हो जाएं, रेथस से भी ज़्यादा मजबूत। लॉर्ड स्मजागोल, महान गोलम, गोलम, हर दिन में 3 बार मछली खाओ, समुद्र से ताज़ा। सबसे कीमती गोलम, इसे पाना ही होगा। हम इसे चाहते हैं, हम इसे चाहते हैं, हम इसे चाहते हैं। लेकिन वे 2 हैं। वे बहुत जल्दी जाग जाएंगे और हमें मार डालेंगे, स्मजागोल ने आखिरी कोशिश में गिड़गिड़ाते हुए कहा। अभी नहीं, अभी नहीं, हम चाहते हैं, लेकिन, और यहाँ एक लंबा विराम था, जैसे कि एक नया विचार जाग उठा हो। अभी नहीं, है न? शायद नहीं, वो मदद कर सकती है। वो कर सकती है, हाँ। नहीं, नहीं, उस तरह नहीं, स्मजागोल चिल्लाया। हाँ, हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं। हर बार जब दूसरा विचार बोलता था, तो गोलम का लंबा हाथ धीरे धीरे बाहर निकलता था, फ्रोडो की ओर पंजा मारता था, और फिर झटके से वापस खींच लिया जाता था क्योंकि स्मजागोल फिर से बोला। अंत में दोनों हाथ, लंबी उंगलियां मुड़ी हुई और हिलती हुई, उसकी गर्दन की ओर पंजा मारा। सैम चुपचाप लेटा हुआ था, इस बहस से मोहित था, लेकिन अपनी आधी बंद पलकों के नीचे से गोलम की हर हरकत पर नजर रख रहा था। उसके सरल मन को साधारण भूख, हॉबिट खाने की इच्छा, गोलम में मुख्य खतरा लग रही थी। अब उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था, गोलम को रिंग की भयानक पुकार महसूस हो रही थी। डार्क लॉर्ड बेशक वही था, लेकिन सैम को आश्चर्य हुआ कि वह कौन थी। उसने सोचा कि वह उस छोटे से दोस्त में से एक है जो उसने अपनी यात्रा के दौरान बनाया था। फिर वह बात भूल गया, क्योंकि चीजें स्पष्ट रूप से बहुत आगे बढ़ चुकी थीं और खतरनाक होती जा रही थीं। उसके सभी अंगों में भारीपन था, लेकिन उसने खुद को एक प्रयास के साथ जगाया और बैठ गया। किसी चीज ने उसे चेतावनी दी कि वह होश में रहे, सावधान रहें और यह न बताएं कि उन्होंने बहस सुन ली है। उन्होंने एक आवाज निकाली। उसने जोर से आह भरी और एक बड़ी जम्हाई ली। क्या समय हो गया है? उसने नींद में कहा। गोलम ने अपने दांतों से एक लंबी फुफकार निकाली। वह एक पल के लिए खड़ा हो गया, तनावग्रस्त और खतरनाक, और फिर वह गिर गया, अपने चारों पैरों पर आगे की ओर गिर गया और गड्ढे के किनारे रेंगता हुआ चला गया। अच्छे हॉबिट, बढ़िया सैम, उसने कहा, नींद में डूबे हुए सिर, हाँ, नींद में डूबे हुए सिर। अच्छे स्मजागोल को देखने के लिए छोड़ दो। लेकिन शाम हो गई है। शाम ढलने वाली है। जाने का समय हो गया है। सैम ने सोचा, अब समय आ गया है। और अब समय आ गया है कि हम अलग हो जाएं। फिर भी उसके मन में यह सवाल कौंधा कि क्या वाकई गोलम अब उतना खतरनाक नहीं रह गया है जितना कि उनके साथ था। उस पर लानत है।
काश कि उसका गला घोंट दिया जाता। उसने बुदबुदाया। वो लड़खड़ाता हुआ किनारे पर आया और अपने मालिक को जगाया। अजीब बात यह है कि फ्रोडो को तरोताजा महसूस हुआ। वह सपना देख रहा था। काली छाया बीत चुकी थी और बीमारी की इस दुनिया में उसे एक सुंदर दृश्य देखने को मिला था। उसकी याददाश्त में कुछ भी नहीं बचा था, फिर भी इसकी वजह से वह खुश और हल्का महसूस कर रहा था। उसका बोझ उस पर कम भारी था। गोलम ने कुत्ते की तरह खुशी से उसका स्वागत किया। वह हंसा और बकबक किया, अपनी लंबी उंगलियों को चटकाया और फ्रोडो के घुटनों पर पंजा मारा। फ्रोडो ने उसे देखकर मुस्कुराया। आओ, उसने कहा, तुमने हमें अच्छी तरह और ईमानदारी से मार्गदर्शन किया है। यह अंतिम चरण है। हमें गेट तक ले चलो और फिर मैं तुम्हें आगे जाने के लिए नहीं कहूँगा। हमें गेट तक ले चलो और तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, लेकिन हमारे दुश्मनों के लिए नहीं। गेट की ओर, है न? गोलम ने चौंकते हुए और भयभीत होते हुए कहा। गेट की ओर, मास्टर कहते हैं। हाँ, वे ऐसा कहते हैं, और अच्छा स्मजागोल वही करता है जो वे कहते हैं। ओह हाँ, लेकिन जब हम करीब पहुँचेंगे तो शायद हम तब देखेंगे। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ओह नहीं, ओह नहीं, सैम ने कहा, तुम आगे बढ़ो। चलो इसे खत्म करते हैं। ढलती शाम में वे गड्ढे से बाहर निकले और धीरे धीरे मृत भूमि से अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े। वे अभी कुछ दूर ही गए थे कि उन्हें एक बार फिर से वो डर महसूस हुआ जो उन पर तब आया था जब पंखों वाला आकार दलदलों पर से गुजरा था। वे बुरी गंध वाली जमीन पर दुबके हुए रुके, लेकिन उन्हें ऊपर शाम के उदास आसमान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया, और जल्द ही वह खतरा ऊपर से गुजर गया। शायद बारात डाया से किसी तेज काम पर जा रहा था। थोड़ी देर बाद गोलम उठा और फिर से बड़बड़ाते और कांपते हुए आगे बढ़ा। आधी रात के करीब 1 घंटे बाद तीसरी बार उन पर भय हावी हुआ, लेकिन अब ये ज्यादा दूर की बात लग रही थी, जैसे कि यह बादलों से बहुत ऊपर से गुजर रहा हो, भयानक गति से पश्चिम की ओर भाग रहा हो। हालांकि गोलम डर से बेबस था और उसे यकीन था कि उनका पीछा किया जा रहा है, कि उनके आने का पता चल गया है। 3 बार वह फुसफुसाया। 3 बार धमकी है। वे हमें यहाँ महसूस करते हैं, वे प्रीशियस को महसूस करते हैं। प्रीशियस उनका स्वामी है। हम इस तरफ से आगे नहीं जा सकते। नहीं, इसका कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। विनती और दयालु शब्दों का अब कोई फायदा नहीं था। जब तक फ्रोडो ने उसे गुस्से से आदेश नहीं दिया और उसकी तलवार की मूठ पर हाथ नहीं रखा, तब तक गोलम फिर से खड़ा नहीं हुआ। फिर आखिरकार वह एक गुर्राहट के साथ उठा और एक पीटे हुए कुत्ते की तरह उनके सामने चला गया। इस प्रकार वे रात के थके हुए अंत में लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ते रहे, और भय के एक और दिन के आने तक वे सिर झुकाए चुपचाप चलते रहे, कुछ भी नहीं देख रहे थे और कानों में हवा के फुफकारने के अलावा कुछ भी नहीं सुन रहे थे।